स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी एक गिवन केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड से प्रोसीड करता है, कंप्लीट करता है। तो इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? बेसिकली हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में। तो रेट डिटर्मिनेशन में हम किस चीज को मॉनिटर करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किस स्पीड के साथ कम हो रही है और वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक ये तरीका भी है। दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करें कि किस स्पीड के साथ केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, साथ टाइम नोट करें। तो रेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, एक खास टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है और प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। ठीक है, आप रिएक्टेंट्स को कंसीडर करते हुए भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जा सकता है। जब हम रिएक्टेंट्स को कंसीडर करेंगे तो तब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात को शो करता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव रहती है। वो किस चीज को शो करती है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बन रहे होते हैं, उनकी अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम मजीद इसके यूनिट्स देखें, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह से टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि रिएक्टेंट्स उसकी कंसंट्रेशन पर सेकेंड जो चेंज हो रही है दैट इज 0.01 मोल पर डीएम क्यूब, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.0 पर मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतनी चेंज इन कंसंट्रेशन आ रही है तो आप इसको क्या कह सकते हैं? दैट वैल्यू इज द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। आइए स्टूडेंट्स इसको मजीद एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, इसको 508 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हीट करवाते हैं तो इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है और ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब हमने इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया तो हमने साथ साथ डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, डेटा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे पहले जब अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था 0 सेकेंड्स पे हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड की, दैट इज आवर रिएक्टेंट। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से ये इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन में। स्टूडेंट्स अगर हम इस डेटा को लेते हुए ग्राफ प्लॉट करें तो फिर हम ग्राफ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने ग्राफ है जिसके अंदर हमने y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड मेंशन की है और हमने x एक्सिस पे जो है टाइम इंटरवल मेंशन किए। ठीक है, टाइम इन सेकंड्स हमने यहाँ पर लिया है। अब ये जो गिवन टेबल अभी हमने डिस्कस किया था इसका सारा डाटा जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व आई है। ठीक है, अब ये कर्व जो है ये हमारे गिवन डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। अब इस कर्व को आप ऑब्जर्व करें तो ये कर्व हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि जब 0 सेकंड्स थे तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एकदम ड्रॉप हो रही है। ये स्टीपनेस इन द कर्व ये क्या शो कर रही है कि रिएक्टेंट्स जो हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तेजी से कम हो रहे हैं।
इसका प्रूफ हम कहां से ले सकते हैं? अगर आप फर्स्ट 50 सेकेंड्स में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू देखें तो फर्स्ट 50 सेकेंड्स में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई 0.028 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जा रहा है, आप लास्ट 50 सेकेंड्स में देख लें, लास्ट 50 सेकेंड्स क्या है, दैट इज 300 और 350 सेकेंड्स के दरमियान का जो टाइम इंटरवल है, इसके अंदर जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं तो वो बहुत ही कम है। रेट की वैल्यू आप देखें 0.0031 मोल पर डीएम क्यूब है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है? ये इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो वो तेजी से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से चेंज इन कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब रिएक्टेंट्स जो है रिएक्शन मीडिया में या जो हम फ्लास्क कंसिडर करें उसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कम रह गए हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन भी कम होगी। तो इस वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी तेजी से नहीं बनते। इसलिए आपने देखा कि जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा था तो लास्ट में 300 से जो 350 सेकेंड्स पे हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्जर्व की वो बहुत ही कम थी। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट अ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो डिक्रीज करता है। स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और एट द एंड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। यानी कंप्लीशन की तरफ जब वो जाता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात होगी जब हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे चेंज इन कंसंट्रेशन को देखा और फिर उससे रेट ऑफ रिएक्शन बताया। इस तरह की जो आप दो स्पेसिफिक यानी पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन कंसंट्रेशन एट अ गिवन टाइम इंटरवल मेजर करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ दैट रिएक्शन, या उस टाइम इंटरवल का वो एवरेज रेट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इस ग्राफ की मदद से आप एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो भी डिटरमिन कर सकते हैं। वो किस तरह से स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको इस पूरे ग्राफ में कोई भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर लें। से हम 100 सेकेंड्स पे एक जो पॉइंट है इसको कंसिडर करते हैं। अब इस 100 सेकेंड्स पे इस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। यानी वो स्ट्रेट लाइन एक कर्व को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करे तो उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ की है, जब हम इसकी स्लोप मेजर करेंगे, स्लोप किस तरह से मेजर करते हैं, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी आप इस टेंजेंट से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ से परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा और एक्स एक्सिस के लॉन्ग बेस आ जाएगी। एबीसी ट्राइंगल बन गया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड ओवर एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो डेल्टा टी हमारे पास आप कह लें कि बेस होगी। अब स्टूडेंट्स आप इस ट्राइंगल की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करें। यानी परपेंडिकुलर पे आपके पास क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस ट्राइंगल में, दैट इज 0.027 मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम इंटरवल कितना है, 110 सेकेंड्स का। तो स्टूडेंट्स जब हमने कैलकुलेट किया इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमारे पास, या आप कह लें कि अभी हम स्लोप की बात करें, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट स्पेसिफिक टाइम, या आप कह लें इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू क्या है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसी सिंगल पॉइंट पे 100 सेकेंड्स पे जो हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, जरूरी नहीं कि आप इस ट्राइंगल को इतना छोटा रखें, आप इसी टेंजेंट पे ट्राइंगल का साइज बड़ा भी कर दें तो तब भी
जो परपेंडिकुलर ओवर बेस की जो रेशियो आएगी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल की जो रेशियोज बनेंगी उनकी वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन शर्त ये है कि पॉइंट आपका 100 सेकेंड्स ही होना चाहिए, वो चेंज ना हो। तो फिर आप इस ट्राइंगल जो बनने वाला ABC ट्राइंगल है, इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो जो रेशियो की वैल्यू वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने देखा कि इंस्टेंट रेट आप किस तरह से स्लोप के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कंसिडर कर रहे थे, या हम मेजर कर रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन है, इनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की मेजरमेंट लेके एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक राइजिंग कर्व आती है। जो राइजिंग कर्व है ये क्या शो कर रही है कि आप देखें कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, यानी कि जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, 0 प्रोडक्ट्स आर देयर। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो तेजी से प्रोडक्ट की जो आप कह लें लाइन है, कर्व है, वो तेजी से राइज करता है। इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो तेजी से बन रहे हैं। वही बात होगी कि हमने कहा था कि रिएक्टेंट्स तेजी से कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है तेजी से प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस राइजिंग कर्व पे अगर अगेन 100 सेकेंड्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस फिर टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम होगी जो कि हमने रिएक्टेंट्स के ग्राफ में अभी कैलकुलेट की थी। ठीक है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों का ग्राफ जो है वो सेम है, लेकिन उसकी जो कर्व है वो ऑपोजिट है। ठीक है, प्रोडक्ट्स की कर्व क्या है, राइजिंग कर्व है। ठीक है, और आपने रिएक्टेंट्स की जो कर्व देखी थी वो डिक्रीजिंग कर्व आती है आपके पास। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ग्राफ की हेल्प से हमने किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप सोच रहे होंगे कि हम आपने जो कहा ये जो टेबल का जो डाटा है हमने एक्सपेरिमेंटली कलेक्ट किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या कौन सी हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए इस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इस चेंज इन कंसंट्रेशन को मॉनिटर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस चेंज इन कंसंट्रेशन को चाहे वो रिएक्टेंट्स की हो या प्रोडक्ट्स की हो, मॉनिटर करने के लिए हम बेसिकली 2 मेथड्स को यूज करते हैं, जिनमें से एक है दैट इज फिजिकल मेथड्स और दूसरा हमारे पास आएगा केमिकल मेथड। ये 2 मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हम चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे वो रिएक्टेंट्स की हो या प्रोडक्ट्स की हो उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है दैट इज स्पेक्ट्रोमेट्री। इस मेथड के अंदर हम इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट्स या बनने वाले प्रोडक्ट्स उनके अंदर एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट। ठीक है, यूवी विजिबल लाइट को अगर वो एब्जॉर्ब कर सकें तो फिर हम इस तरह के केमिकल रिएक्शंस इस मेथड के जरिए उनके अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है स्टूडेंट्स, अब आप देखें आपके सामने स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं और कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है अपने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग यूवी रीजन के अंदर आप कह सकते हैं, ऐसे हमने यूवी रीजन के अंदर वेवलेंथ सेट कर दिए। अब आप इसके इंटरनली प्रिंसिपल देखेंगे होगा क्या कि जब वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट हमारे सैंपल पे फॉल करती है तो हमारा सैंपल के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर रिएक्टेंट्स की एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब लाइट तो वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है अपने अंदर से पास होने देंगे। अब ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है या फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, इनके अगेंस्ट आपके सामने एक एब्जॉर्प्शन ग्राफ आ जाता है जिसकी मदद से आप अकॉर्डिंग टू टाइम कि किस टाइम पे कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करते जाते हैं। अगर तो आपके रिएक्टेंट्स के अंदर एबिलिटी है तो स्टार्ट में रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है तो एब्जॉर्प्शन पीक, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के ज्यादा हैं एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन पीक ज्यादा होगी और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा पीक की हाइट जो है वो कम होती जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो कम होते जा रहे हैं। और अगर हम प्रोडक्ट के केस में लें कि आपके बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर आपके पास जो एब्जॉर्प्शन ग्राफ आएगा वो क्या होगा कि स्टार्ट में आपके पास इतनी हाई पीक्स नहीं आएंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डायरेक्शन आपके पास जो एब्जॉर्प्शन पीक की हाइट वो बहुत ज़्यादा होगी। दैट विल इंडिकेट कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस डाटा को कलेक्ट करते हुए आप आसानी से फर्दर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं फॉर डिटरमिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस या सॉल्यूशंस को कंसीडर करते हैं जिनके अंदर केमिकल चेंज आने से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पॉसिबल हो। ठीक है, हो सकता है केमिकल चेंज आने से आयंस प्रोड्यूस हों और ये आयंस जो है फर्दर इलेक्ट्रिक कंडक्शन कर सकें। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने सॉल्यूशन को फॉर एग्जांपल बीकर में लिया है। इस बीकर के अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ऐड करेंगे और ये इलेक्ट्रोड्स जो है फर्दर कंडक्टिविटी मीटर के साथ अटैच हैं, जो कि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो आप देख सकते हैं कंडक्टिविटी मीटर के ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से आयंस की कंसंट्रेशन चेंज हुई है और इलेक्ट्रिक करंट आप देखें वेरी करता जा रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। तो ये भी मेथड है कि हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कितने टाइम इंटरवल के बाद इलेक्ट्रिक करंट उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो इस डाटा को कलेक्ट करके भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास डायल एटोमेट्रिक मेथड। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं जिसके अंदर केमिकल चेंज आने से वॉल्यूम चेंज आता है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल प्रोपीन जो है, प्रोपीन, इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डायल एटोमीटर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बल्ब है जिसके अंदर हमने अपना रिएक्शन मिक्सचर लिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा रिएक्शन हो रहा है और इसके ऊपर एक स्केल मेंशन है जिसकी वजह से हम जिसकी हेल्प से हम क्या है वॉल्यूम चेंज उसको ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेटली जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है उसको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड हम उन केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज आने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम n से डोनेट करते हैं वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस n की वैल्यू को मेजर करके ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस जब हो रही होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज हम नोट करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं और फिर उसके रिस्पेक्टिवली हम डिसाइड करते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में स्टूडेंट्स हम बेसिकली पोलैरिमीटर यूज करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हम उन केमिकल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, जिनके अंदर एबिलिटी होगी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब आप देखेंगे ये पोलैरिमीटर है, पोलैरिमीटर में प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स से आ रही है। जब आपका जो रिएक्शन सैंपल है इसके सामने आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, तो इसके अंदर ऐसे रिएक्टेंट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे जो कि लाइट को रोटेट कर देंगे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या तो राइट रोटेट करेंगे या लेफ्ट रोटेट करेंगे। तो जिस साइड पे भी रोटेट करेंगे तो आगे आपके पास देखें ग्रिड आ रहा है जो कि शो कर रहा है इस कंडीशन में कि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स थे उन्होंने लाइट को राइट साइड पे रोटेट किया है। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस बने या रिएक्टेंट्स ऐसे हों, उनकी मदद से ऑप्टिकल रोटेशन जो लाइट को किस तरह से वो रोटेट कर रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल के बाद क्या रोटेशन हो रही है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स इस डाटा को कलेक्ट करके हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स फिजिकल मेथड की जो प्लस पॉइंट ये है कि अब आप देखें कि इन सब के अंदर हमारा रिएक्शन मिक्सचर एक ही जगह मौजूद था और उसके अंदर होने वाली चेंजेस को हम सिंपल नोट डाउन करते जा रहे थे, ठीक है। अब सेकंड जो मेथड है दैट इज अ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल मेथड में को यूज करते हुए हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह से मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली हम इस मेथड के अंदर उन रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं जिनमें या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उनकी नेचर क्या हो, एसिडिक हो या वो कोई बेस हो, ठीक है। इन दोनों में से यानी ये दोनों नेचर होनी चाहिए, या तो हमारे रिएक्टेंट की नेचर एसिड हो या हमारे प्रोडक्ट की नेचर एसिड हो या बेस हो सकती है, इन दोनों में से, यानी ये पॉसिबिलिटी होना जरूरी है केमिकल मेथड के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि केमिकल मेथड हम उन रिएक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिनमें जो एसिड कैटेलाइज्ड होते हैं, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस के लिए भी हम केमिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अब केमिकल मेथड क्या है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। होता क्या है कि स्टूडेंट्स हम सिंपल एक रिएक्शन जब करवा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड ये क्या है, इथाइल एसीटेट है, दैट इज एन एस्टर, एस्टर हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटेलाइज्ड है, ठीक है, H पॉजिटिव एज अ कैटलिस्ट यहां पर मौजूद है, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस केमिकल रिएक्शन में क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ना कि प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक इन नेचर है, दैट इज एसिटिक एसिड, एक हमारी प्रोडक्ट जो है दैट इज एन एसिड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो प्रोडक्ट्स में क्या हमारे पास अपीयर होगा, एसिटिक एसिड और अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट 50 सेकेंड्स, जीरो टाइम से 50 सेकेंड्स जब गुजरे तो मैं क्या करूंगी कि इस रिएक्शन मिक्सचर में से एक सैंपल को एक्सट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। एक सैंपल निकालूंगी और उसको जल्दी से आइस वाटर के अंदर डाल दूंगी, यानी ठंडे पानी के अंदर अपना सैंपल मिक्सचर जो है वो डाल दूंगी ताकि रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से सीज हो जाए। सीज होने का क्या मतलब है कि रिएक्शन अपनी उसी पोजीशन पे स्टॉप हो गया, वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन रुक गया है। जितने रिएक्टेंट्स उस टाइम पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए थे, मजीद रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इस सैंपल को, ये जो मैंने सैंपल कलेक्ट किया है एट 50 सेकेंड्स, ठीक है, फर्स्ट 50 सेकेंड्स पे ये जो मैंने सैंपल लिया है इसको मैं क्या करूंगी, मैं इसकी टाइट्रेशन करूंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको ये तो बात पता होगी कि आप जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे मेरे इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, एसिड है, तो इस सैंपल को मैंने लिया फ्लास्क के अंदर, ठीक है। ये फ्लास्क में क्या आ गया, मेरा सैंपल आ गया। टाइट्रेशन हम किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, सैंपल के अंदर आप कोई इंडिकेटर डालेंगे, ये इसके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट मेरा एसिड है तो मैं फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर का क्या काम होता है, ताकि हमें बता सके कि कहां पर रिएक्शन जो है वो स्टॉप करना है, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स जो हैं मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी मेरे सैंपल का कलर आफ्टर एडिंग द इंडिकेटर क्या है, कलरलेस है। अब इस सैंपल को मैं बेस से, स्टैंडर्ड बेस से टाइट्रेट करूंगी। स्टैंडर्ड बेस को मैं कहां लूंगी, ब्यूरेट में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये ब्यूरेट है इस तरह से। और अपने सैंपल के अगेंस्ट इसकी टाइट्रेशन करूंगी, ठीक है। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है एसिडिक, अब हम इसके अंदर बेस ऐड करना चाहते हैं ताकि
एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब ड्रॉप वाइज इसके अंदर बेस डालते जाएंगे, ठीक है। एक टाइम आएगा कि जब ये जो कलरलेस सैंपल है ये लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट पिंक जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, इट्स मीन कि यहां पर आपने मजीद बेस ऐड नहीं करनी, ठीक है। अब ये टाइट्रेशन हम किस वजह से करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि जो एसिड और बेस रिएक्शन होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, तो 1 मोल of sodium hydroxide is required to neutralize 1 mole of acetic acid, ठीक है। 1:1 रेशियो है, इक्वल अमाउंट इन एसिड और बेस की चाहिए होती है फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो यहां पर देखें ये वाटर बन जाएगा और CH3COO सॉल्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन होगी। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्यूरेट के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर तो हमारे पास लेबलिंग मौजूद है ना कि इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तो सेम वॉल्यूम चाहिए होता है एसिड और बेस का कि वापस में न्यूट्रलाइज हो। तो अगर हम बेस का वॉल्यूम, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए कि कितना बेस का वॉल्यूम यूज हुआ है, तो इसका मतलब है उतनी अमाउंट में सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर एसिड भी मौजूद था। तो इसका मतलब है कि इसके वॉल्यूम से आप क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड जो कि आपका प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या कहा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो इक्वल अमाउंट्स में रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस ब्यूरेट के अंदर है, हम उसका वॉल्यूम नोट कर रहे होते हैं कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है कि सैंपल के अंदर जो एसिड था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जितना वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उतना ही वॉल्यूम में एसिटिक एसिड आपके सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगा। वॉल्यूम को आप फॉर्मूला लगा के मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल से फिर आप कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड की 50 सेकेंड्स यानी रिएक्शन स्टार्ट होने की 50 सेकेंड्स बाद एसिटिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली केमिकल मेथड है। टाइट्रेशन के जरिए आप क्या करते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितनी बेस जो है वो यूज हुई। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर बनने वाला प्रोडक्ट आपके बेस होती, फिर आप क्या करते, फिर सैंपल के अंदर जब आप इंडिकेटर डालते तो फिर आपका रिएक्शन का जो कलर था वो क्या होगा, पिंक होगा। अब इसको मैं आपको अगर एनिमेट करके दिखाऊं, अब देखें अगर हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी अ बेस, तो फिर मेरे सैंपल में जब मैंने फिनोल्फ्थलीन डाला तो उसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट मैं किसको टाइट्रेट करवाऊंगी, एसिड टाइट्रेट करवाऊंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड एसिड से मैंने HCl लिया है, HCl ब्यूरेट के अंदर है और मैं ड्रॉप वाइज अपने सैंपल के अंदर डालती जाऊंगी। अब पिंक कलर जब कलरलेस होगा तो ये वो पॉइंट है कि जहां पर सैंपल में मौजूद सारी बेस जो है वो न्यूट्रलाइज होगी। यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप कर देंगे। ब्यूरेट से मैं मेजर करूंगी कि कितना वॉल्यूम एसिड का यूज हुआ। इस वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा के हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगेन जितने मोल्स एसिड के बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उतनी ही बेस के मोल्स रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद होंगे। तो फिर इन मोल्स की वजह से मुझे पता चल जाएगी कि जो बनने वाली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट गिवन टाइम इंटरवल क्या थी। तो इस डाटा को कलेक्ट करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ की मदद से अगेन हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए जो डाटा हमारे पास आता है उसके लिए हम 2 मेथड्स यूज कर रहे हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। लेकिन स्टूडेंट्स फिजिकल मेथड की जो आप कह लें कि डाटा कलेक्शन है, इसमें डाटा की एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फिजिकल मेथड्स में हमने देखा था कि रिएक्शन मिक्सचर को हमें कहीं मूव नहीं करना पड़ता, कोई सैंपल इसमें से निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन केमिकल मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वैल्यूज या एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स को हम प्रेफर कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।